हेलो दोस्त, मैं लालजीत कुमार आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं उसे पूरा और ध्यान से देखें और इसमें बताई गई बात को ध्यान से समझें। यदि समझने में किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की समस्याएं या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में और ही बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। यह वीडियो भारत माता का दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, क्योंकि यदि पहला नहीं देखें तो इसमें थोड़ा कम समझ में आएगी, और यदि पहला देखते हैं तो इस वीडियो को आप और ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। पहला वीडियो में बताया गया था कि भारत माता जो है भारत की धरती को कहते हैं। भारत माता का अर्थ भारत की धरती होती है। इसमें भारत की धरती एवं भारत की धरती पर रहने वाले लोगों की चर्चा है। यह चर्चा गुलामी के समय की चर्चा है। जिस समय भारत गुलाम था उस समय भारत की धरती एवं भारत के लोगों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत माता जो है गांव में निवास करती है। गांव में अधिकांश भूमि है। गांव के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। लोगों में सच्चाई, दया, करुणा की भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है। यहाँ तक कि संकट में एक दूसरे को मदद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक फसल होती है जिससे देश का विकास, देश का उत्थान होता है। वहीं पर किसान मजदूर होते हैं जो देश के आर्थिक विकास में बहुत योगदान करते हैं, लेकिन गुलामी के कारण सारी आर्थिक स्थिति और किसान मजदूर की हालत बहुत ही खराब हो गई। यह चर्चा हुई थी अगले वीडियो में, और चर्चा हुई थी कि यहाँ के लोग जो गरीबी से जकड़ी हुई थी और कह रहा है कि यहाँ के लोगों को अच्छे खाने के लिए नहीं मिल रहा था, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिल रहा था, क्योंकि अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहा था। अंग्रेज यहाँ के लोगों पर कह रहा है बहुत अत्याचार कर रहा था, यहाँ के लोगों को शोषण कर रहा था। और जिस समय यानी भारत गुलाम था उस समय यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ थी। वे नंगे वे यानी बदन, आधे पेट खाकर, शोषित होकर, मूर्ख बनकर, असभ्य, अशिक्षित बनकर जीवन यापन कर रहे थे। ऐसी चर्चा यानी उस वीडियो में हुई थी। आज देखते हैं कि किस तरह से इस भारत की धरती एवं भारत के लोगों की चर्चा होती है। चलिए शुरू करते हैं। भारत माता, यह वीडियो दूसरा है भारत माता का। लिखा हुआ है, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, राहु गर्षित शरदेन्दु हासिनी। शरदेन्दु हासिनी लिखा हुआ है, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। हासिनी ऐसा लिखा हुआ है। पहले इसका जो है सरल अर्थ देखेंगे, सरल रूप देखेंगे। लिखा हुआ है स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। सोना अर्थात सोने जैसे। सस्य का अर्थ होता है फसल, तो सोने जैसे फसल अर्थात सोने जैसी फसल। पर का अर्थ होता है दूसरा, तो सोने जैसी फसल दूसरा अर्थात दूसरे। पद का अर्थ होता है पैर। सोने जैसी फसल दूसरे पैर अर्थात दूसरे के पैर। तल मतलब तलवा, तो पैर के तलवा अर्थात पैर के नीचे। लुंठित रौंदा जा रहा है अर्थात दूसरे के पैर के तलवे के नीचे अर्थात दूसरे के पैर के नीचे रौंदा जा रहा है। यहाँ क्या हो गया, सोने जैसी फसल दूसरे की पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, रौंदा जा रहा है।
धरती सा मतलब धरती, आशा मतलब समान, धरती के समान, सहिष्णु सहनशील बनकर, तो धरती के समान सहनशील बनकर, मन मतलब मन, कुंठित मतलब दबाकर, अर्थात धरती के समान सहनशील बनकर मन को दबाया हुआ है या मन को दबाकर बैठी है, या यानी मन को दबाकर बैठी हुई है बोल सकते हैं। लिखा हुआ है क्रंदन मतलब रोने पर, कंपित कपता है अधर होठ, तो रोने पर कपता है होठ, अर्थात रोने पर ओठ कपता है। मौन मतलब चुपचाप, अस्मित मतलब मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट चुपचाप है, अर्थात मौन मुस्कुराहट है, करा मौन मुस्कुराहट है। तो क्या हो गया कि रोने पर ओठ कपता है, करा ओठ कपता है, और मुस्कुराहट मौन है, यानी मुस्कुराहट मौन है। राहु ग्रसित, राहु मतलब राहु केतु जिसको बोलते हैं, राहु ग्रसित होगी, राहु द्वारा ग्रसित हो गई, अर्थात शरदेंदु, शरद काल में, यानी शरद काल में चंद्रमा, हासिनी का अर्थ होता है हंसने वाली, तो यहाँ से इसका अर्थ हो गया शरद काल में हंसने वाली चंद्रमा, शरद काल में हंसने वाली चंद्रमा, और राहु ग्रसित है, ये नीचे चला आएगा, तो शरद काल में हंसने वाली चंद्रमा राहु द्वारा ग्रसित हो गई है। थोड़ा सा समझना है, समझना क्या है कि स्वर्ण सस्य, स्वर्ण मतलब सोने जैसी, सस्य मतलब फसल, सोने जैसी फसल, पर दूसरे पदतल पैरों के नीचे लुंठित रौंदा जा रहा है, अर्थात सोने जैसी फसल दूसरे की पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। तो सोने जैसी फसल है तो दूसरे की पैरों के नीचे, तो फसल होगा कहाँ का, तो ये आप पढ़ रहे हैं भारत की धरती के बारे में, भारत माता के बारे में, भारत की धरती के बारे में, तो कहाँ की फसल की बात होगी, तो भारत की मतलब फसल की बात होगी। तो यहाँ क्या हो गया कि भारत की सोने जैसी फसल दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, यहाँ हो गया। दूसरा धरती के समान सहिष्णु सहनशील बनकर, मन कुंठित मन को दबाई हुई है, तो मतलब धरती के समान सहनशील बनकर मन को दबाई हुई है, इसका क्या मतलब, तो कोई ना कोई है जो मन को दबाई हुई है, सहनशील बनी हुई है। तो आप पढ़ रहे हैं भारत माता, तो सहनशील भी बनी हुई होगी क्या, भारत माता। तो यहाँ हो गया कि और भारत माता धरती के समान सहनशील बनकर मन को दबाई हुई है। इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि भारत की सोने जैसी फसल दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, और हमारी भारत माता धरती के समान सहनशील बनकर मन को दबाई हुई है। यहाँ तक हो गया। दूसरा है क्रंदन, यानी रोने पर, कंपित कपता है अधर ओठ, तो रोने पर ओठ कपता, और रोने पर ओठ कप रहा है, अर्थात भारत माता रोती है तो ओठ कांप रहा है। मौन अस्मित, मौन मतलब मौन, अस्मित मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट मौन हो गई है, मुस्कुराहट समाप्त हो गई है, अर्थात और रोने पर ओठ कपता है, मुस्कुराहट और मुस्कुराहट समाप्त हो गई, अर्थात रोने पर भारत माता का ओठ कपता है और मौन मुस्कुराहट भी समाप्त हो गई है, या मुस्कुराहट खत्म हो गई है। राहु ग्रसित मतलब राहु द्वारा ग्रसित हो गई। शरदेंदु हासिनी, शरद काल में चंद्रमा के समान, हासिनी हंसने वाली, तो चंद्रमा के समान हंसने वाली तो कौन होगा, तो भारत माता, तो चंद्रमा के समान हंसने वाली भारत माता राहु द्वारा ग्रसित हो गई, अर्थात चंद्रमा के समान हंसने वाली भारत माता राहु द्वारा ग्रसित हो गई है। यह अर्थ हो गया। एक बार फिर इसका अर्थ हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं भारत की सोने जैसी फसल दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, भारत माता धरती के समान सहनशील बनकर मन को दबाई हुई है, और भारत माता रोती है जिससे ओठ कपता है, मुस्कुराहट भी समाप्त हो गई है, जैसे लगता है कि शरद काल में हंसने वाली चंद्रमा के समान भारत माता राहु द्वारा घर्षित हो गई है। यह अर्थ हो गया। हम समझेंगे, आपने देखा था कि यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ है
और वे नंगे बदन, मतलब उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिल रहा, अच्छे खाने के लिए नहीं मिल रहा, भरपेट अन्न नहीं मिल पा रहा, और यानी मूर्ख बन रहा है, उन्हें जो था पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जा रहा था। इस तरह से यहाँ की हालात बहुत ही बदतर से बदतर होती जा रही थी। और उसके बाद कवि कहते हैं कि भारत की जो फसल है सोने जैसी फसल है, लेकिन यह जो सोने जैसी फसल है ना, वह दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। तो दूसरा मतलब कौन था? तो अंग्रेज था। तो कह रहा है कि भारत की यानी सोने जैसी फसल क्या है? दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। यहाँ बोला भारत की सोने जैसी फसल, इसका क्या मतलब है? तो भारत की सोने जैसी फसल का मतलब है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश। और यहाँ पूर्वजों से खेती होते आ रही और अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन होते आ रहा था। यानी अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन होते आ रहा है। यहाँ की फसल अन्य क्षेत्र अन्य देशों में यानी निर्यात किया जाता था। अन्य दो देश यहाँ की फसल को क्या है खरीद कर ले जाता था और यानी उस फसल का उपयोग कर अपना जीवन यापन करता था, जिसके कारण यहाँ का फसल का महत्व काफी बढ़ गया था। क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की फसल, अनेक प्रकार के यानी खेती होती थी और ज्यादा मात्रा में होने से क्या है कि इस देश का फसल अन्य देश में ज्यादा निर्यात किया जाता था, भेजा जाता था, जो जिससे क्या है कि लोग यानी अपना भरण पोषण करता था और इस फसल का महत्व ज्यादा बढ़ता था, क्योंकि यहाँ का फसल सब जगह जाता था, जिसके कारण क्या है कि यहाँ के फसल का महत्व बढ़ता था और यहाँ के फसल का वैल्यू और कीमत ज्यादा बढ़ने लगा था और सारे जगह में यहाँ का फसल का यानी गुणगान होने लगा और कह रहा है कि ज्यादा मतलब वैल्यू देने लगा, जिसे कहा गया सोने जैसी फसल। और यहाँ की यानी फसल की कीमत भी बढ़ने लगी। यहाँ के यानी सारे चीज जो कृषि से संबंधित थी उस चीज का मतलब कीमत में वृद्धि होने लगी। लेकिन कह रहा है कि यानी अंग्रेज आया और इस भारत को गुलाम कर लिया और करने के बाद यहाँ का फसल और यहाँ का जो भी अन्न का उत्पादन हुआ उसको क्या है बर्बाद करने में लग गया, बर्बाद करने में लग गया। और बर्बाद करने के लिए क्या किया कि अपने द्वारा बनाया गया यानी वस्तुएं या फसल को बाजार में लाता और यहाँ के वस्तुएं या यानी फसल का जो था मतलब कीमत कह रहा है कि यानी कीमत गिरा दिया। यहाँ के जो अन्न था और उत्पादन किए गए जो फसल था उस फसल का कीमत में गिरावट आ गया। यहाँ के उत्पादित फसल को बाजार में नहीं ले जाया जाता था और यहाँ के फसल का कोई वैल्यू नहीं देता था, जिसके कारण जितना भी उत्पादन हुआ वह यहाँ के लोगों के घर में ही रह जाता था। यहाँ के फसल का कोई वैल्यू नहीं होने लगी, जिसके कारण यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि उसे आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी, उसे पैसा इनकम ये सारे आना बंद हो गया, जिसके कारण क्या है कि लोगों की स्थिति लड़खड़ाने लगी। इसलिए कहा कि अंग्रेज ने क्या किया, यहाँ के जो फसल का गिरावट कर दिया, तो कहा कि यहाँ के फसल को दबाया गया, पैरों के नीचे रौंदा गया। अगला और ऐसी स्थिति में हमारी भारत माता क्या है, धरती के समान सहनशील बनी हुई है। कह रहा हमारी जो भारत माता है धरती के समान सहनशील, कह रहा है कि यानी भारत माता अर्थात भारत के लोग धरती के समान। तो धरती आप देखते हैं कि जहां पड़ी हुई है वहीं पर पड़ी हुई है, उस पर किसी तरह का जोर जबरदस्ती किया जाता है तो कोई असर नहीं पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ के लोगों पर फसल का यानी यहाँ के लोग फसल उत्पादन करता था और इस फसल का कोई वैल्यू नहीं देता, फिर भी यहाँ के लोगों
पर किसी तरह का असर, किसी तरह का इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, वह इन सारे चीज को भी सहते रहा, अर्थात इन सारे किए गए कुकर्म को भी वह सहते रहा और मन को दबाकर यानी अपना जीवन यापन करते रहा यहाँ के लोग। और क्या है, यानी मन को दबाकर करते रहे, लेकिन फिर भी नहीं रहा गया तो यहाँ के लोग फिर रोना शुरू किया। और रोने पर क्या है, यानी ओठ कप रहे हैं, भारत माता रो रही, अर्थात यहाँ के लोग रोने लगे, जिससे उसका ओठ कप रहे हैं, यानी मायूसी ही मायूसी देखने को मिल रहा है और कभी भी उसके ओठ पर मुस्कुराहट नहीं। इस तरह से इसका जीवन मतलब बदतर से बदतर होते जा रहा है। जैसे लगता है कि शरद काल में हंसने वाली चंद्रमा, जब शरद काल आता है तो उस काल में चंद्रमा क्या है कि हंसती है, अर्थात उसका प्रकाश सभी और ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ता है, जिससे चंद्रमा का महत्व बढ़ जाता है। तो ठीक उसी तरह से यानी भारत माता चंद्रमा के समान थी, जो हंसने वाली थी, मतलब यानी एक समय ऐसा था कि चंद्रमा के समान भारत माता सब जगह यानी छाई हुई थी, सब जगह इस भारत और भारत के लोगों की चर्चा हुआ करती, मतलब चर्चा होती थी। लेकिन आज राहु द्वारा यह ग्रसित हो गई है, लेकिन आज राहु केतु जो ग्रह है अर्थात अंग्रेजों द्वारा ग्रसित हो गई है, अंग्रेजों द्वारा दबाया जा रहा, अंग्रेजों द्वारा यहाँ तहस नहस किया जा रहा। इस तरह से यहाँ के लोग कष्टमय जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी बात कवि ने कहा है। तो इन सारी बात के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि देखो हमारा जो देश है, इस देश की फसल है, सब जगह इसका मान सम्मान रहा और ज्यादा मात्रा में क्या है निर्यात करते थे, जिससे हमारा देश का नाम और देश का उत्थान होता था, देश की आर्थिक विकास होता था। लेकिन क्या है कि अंग्रेज आया और इस फसल का महत्व घटा दिया, जिससे हमारी स्थिति गड़बड़ा गई है, लड़खड़ा गई है आर्थिक स्थिति। इसलिए देश के वासी थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, नहीं तो और परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए हमारे देश के वासी जागो और अपने देश के हक के लिए, अपनी हक के लिए लड़ाई करो या संघर्ष करो, इस तरह की बात यानी कहना चाहते हैं कवि। अगली पंक्ति है चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तिमरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित आनन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, ऐसा लिखा हुआ है। चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित आनन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, ऐसा लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है, चिंतित, चिंतित मतलब चिंता से ग्रसित हैं, चिंतित हैं। भ्रीकुटी भौं, चिंतित है भौं, अर्थात भौं चिंतित है। तो यानी भौं मतलब जो ललाट होता है, निरार होता है, उसको कहते हैं। तो किसका भौं यानी ललाट चिंता से ग्रसित है, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं भारत माता, तो क्या बोलेंगे, भारत माता की भौं चिंता से ग्रसित है या चिंतित है। चलिए, आज क्षितिज, क्षितिज मतलब होता है धरातल, तिम्रांकित, तिम्रांकित मतलब अंधकार से घिरा हुआ, तो मतलब धरातल अंधकार से घिरा हुआ। तो कहाँ की धरातल, भारत की धरातल, तो भारत की धरातल, भारत की धरती अंधकार से घिरा हुआ है। यहाँ से अर्थ क्या हो गया, भारत माता का भाव चिंता से ग्रसित है, भारतीय धरती अंधकार से घिरा हुआ है। नमित, नमित का अर्थ होता है झुका हुआ, नयन नेत्र आंखें, अर्थात झुका हुआ है नयन, अर्थात भारत माता का नेत्र झुका हुआ है, अर्थात नेत्र झुके हुए हैं। और नभ आकाश, अर्थात भारतीय आसमान, बाष्पाच्छादित बाष्प से ढका हुआ है, अर्थात भारतीय आकाश बाष्प से ढका हुआ है। तो यहाँ से क्या अर्थ हो गया कि भारत माता का भाव चिंता से ग्रसित है, भारतीय धरती अंधकार से घिरा हुआ है, भारत माता का नेत्र झुके हुए हैं, भारतीय आसमान बाष्प से ढका हुआ है। आनंद श्री छाया, आनंद श्री छाया का अर्थ होता है मुख की शोभा, मुख की शोभा, छाया छायांकित है। शशि उपमित, शशि
मतलब चंद्रमा उपमित मतलब उपमा देने वाले, यानी चंद्रमा के समान कहे जाने वाले। तो चंद्रमा के समान किसे कहा गया? भारत माता। तो ये आगे आ जाएगा कि चंद्रमा के समान यानी भारत माता की मुख की शोभा, यानी मुख की शोभा सुंदरता छायांकित है, छाया हो गया है। अर्थात यानी चंद्रमा के समान कही जाने वाली भारत माता की मुख की शोभा छायांकित है। अगला देखेंगे ज्ञान मूढ़। ज्ञान मूढ़ मतलब ज्ञान और मूढ़ मतलब मूर्ख। ज्ञान में मूर्ख है, ज्ञान में मूढ़ बनी हुई है। गीता प्रकाशनी, गीता मतलब गीता प्रकाशनी प्रकाशित करने वाली, अर्थात गीता प्रकाशित करने वाली ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। ज्ञान मूढ़ नीचे चला आएगा। तो गीता प्रकाशित करने वाली भारत माता ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। इसका अर्थ हम देखेंगे तो क्या हो गया? भारत माता का भाव चिंता से ग्रसित है, संपूर्ण भारतीय धरती अंधकार से घिरा हुआ है, भारत माता के नेत्र झुके हुए हैं, भारतीय आसमान बाष्प से ढका हुआ है, चंद्रमा के समान कही जाने वाली भारत माता की मुख की शोभा छायांकित है। इतना ही नहीं, भारत माता गीता प्रकाशित करने वाली है, लेकिन यह ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। गीता प्रकाशित करने वाली भारत माता ज्ञान मूढ़ बनी हुई है, यह अर्थ हुआ। हम देखेंगे क्या कि भारत माता की जो भ्रिकुटी है, भारत माता का जो भाव है वह चिंता से ग्रसित है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भारत गुलाम था तब भारत माता का भाव जो ललाट है वह चिंता से ग्रसित है, मतलब एक सोच में पड़ी हुई है, सोच वाली स्थिति में बैठी हुई है। इस तरह से भारत माता की स्थिति हो गई है। कहने का मतलब है कि जब भारत गुलाम था और भारत के लोगों का शोषण कर रहा था, उस समय भारत के लोग चिंतित था, चिंता से ग्रसित था। वह एक गंभीर सोच में पड़ा हुआ था, गंभीर सोच में दिख रहा था, यानी पूरे भारतवासी और कह रहे हैं संपूर्ण भारतीय धरती अंधकार से घिरा हुआ था। अर्थात कहने का मतलब इस तरह से पूरी जो भारत की धरती है, पूरी धरती पर गुलामी थी और सारी धरती से क्या है कि यानी सारी धरती से अंग्रेज यानी कुछ ना कुछ यानी ले लिया करता था किसान मजदूरों से, जिससे किसान मजदूर परेशान हो गया था। इस तरह से अंग्रेज के बस में था। यहाँ के लोग जो मन करता था अंग्रेज का वही करता था, और यहाँ के लोगों को कोई रास्ता, किसी तरह की अच्छाई वाले रास्ता नहीं दिखता था, जिसके कारण कवि ने कहा कि पूरी धरती अंधकार से घिरा हुआ है, यानी गुलामी के बंधन में बंधा हुआ है। इसे किसी तरह का बस नहीं है, किसी तरह का बस नहीं चल रहा है यहाँ के लोगों का, इस तरह से का अंधकार से घिरा हुआ है। और कहते हैं कि भारत माता के जो नेत्र हैं झुके हुए, अर्थात भारत माता कहने का मतलब है भारत के जो लोग हैं, भारत के जो यानी निवासी हैं, उनके नेत्र झुके हुए हैं, मतलब वो देख रहे हैं, लेकिन इसका असर इस लोगों पर किसी तरह का नहीं पड़ रहा है, बल्कि जिस तरह से अंग्रेज कह रहा है, जिस तरह से दबाया जा रहा है अंग्रेज द्वारा, उसी तरह से दब दब कर जी रहा है, देखकर भी कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए कहा यहाँ के लोगों का नेत्र झुके हुए हैं। और कह रहा है भारतीय आसमान, मतलब इस तरह से भारत के लोग जो हैं उसके जो हृदय हैं वो पसीजा हुआ है, यानी परेशान है, रोने रोने के जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वह अंधकारमय वातावरण में जकड़ा हुआ है। और कहते हैं कि भारत माता जो है चंद्रमा के समान, चंद्रमा क्या है कि रात में उगने से क्या है लोगों को प्रकाश देता है, जिस मतलब प्रकाश देती है, जिससे लोग क्या है कि लोग क्या करते हैं कि यानी अपना काम धंधा रात में भी कुछ कर लेते हैं। उसी तरह से भारत माता थी, भारत के लोग थे कि इतना काम करता था कि जिससे अन्य लोगों को, अन्य देश को भी फायदा हुआ करता था। लेकिन आज यह छायांकित हो गया, ये सारे खत्म हो गया है, सारे चीज ढक गया है, यानी समाप्त हो गया है। इतना ही नहीं, कवि कहते हैं कि भारत माता जो है गीता प्रकाशित करने वाली
यानी थी, लेकिन क्या है आज ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। कहने का मतलब है कि भारत जगत का गुरु रहा है, यह वेद वेदांग का जन्म स्थली रहा है। यहाँ अनेक तरह का अनेक तरह का किताबें, ग्रंथ, अनेक प्रकार की किताबें जो ज्ञान से भरी हुई थी, वो सारी किताबें यहाँ लिखी गई, जिससे विश्व का कल्याण, विश्व का जो है यानी अज्ञानता दूर हो जाती। लेकिन आज यही भारत माता, भारत के लोग ज्ञान मूढ़ बने हुए, लोगों में ज्ञान का अभाव है, ज्ञान की कमी है, असभ्य बने हुए हैं। जो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले थे, आज यहाँ के लोग ही ज्ञान से वंचित है, ज्ञान मूढ़। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत यानी संसार का ज्ञान देने वाला एक देश रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई, वेद वेदांग अनेक तरह की किताब की रचना हुई, जिससे क्या हुआ कि लोगों को ज्ञान मिला। और गीता की भी रचना यही हुई, जिससे सामाजिक उत्थान और सामाजिक विकास और सामाजिक ज्ञान से भरा हुआ गीता है। और वही आज क्या है कि यानी गीता प्रकाशित यानी की है, लेकिन वही आज क्या है मूर्ख, यहाँ के लोग मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित बना हुआ है, लोगों में ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी धरती है, हम सबों को ज्ञान देते रहे हैं, लेकिन आज हम ही चिंता में हैं, हम ही परेशान हैं, हम ही पर अत्याचार हो रहा है, हम ही लोग झुक झुक कर गिर कर यानी रह रहे हैं। इसलिए देशवासी, ग्रामवासी जागो और जाग कर संघर्ष करो, ताकि हमें यानी हमें अपनी अधिकार मिल जाए और उसके बाद हम अपने अनुसार काम कर सके और हमारी स्थिति अच्छी बेहतरीन हो सके। यह यानी कवि कहना चाहते हैं। यहाँ से सवाल भी आएगा कि गीता प्रकाशित करने वाली भारत माता ज्ञान मूढ़ बनी हुई है, क्यों? क्योंकि गुलामी के कारण ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। मतलब यहाँ गीता प्रकाशित करती थी, यहाँ ज्ञान विज्ञान का शोभास्थल रहा यह भारत, लेकिन गुलामी के कारण यहाँ के लोग पढ़ लिख नहीं पाए, जिसके कारण मूढ़ असभ्य बना हुआ रहा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपन, हरति जनमन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। लिखा हुआ है सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपन, हरति जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। लिखा हुआ देखते हैं सफल आज, सफल है आज उसका मतलब भारत माता, भारत के लोगों का। तप मतलब तप, और संयम संघर्ष, अर्थात आज भारत माता की तपस्या संघर्ष सफल हुआ। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपन, पिला मतलब पिलाकर, अहिंसा मतलब अहिंसा का स्तन्य, स्तन्य से सुधोपन दूध, तो स्तन्य से दूध पिलाकर, यह पिलाकर यहाँ आगे पीछे चला जाएगा, तो अहिंसा का दूध पिलाकर कर रहा है। हरति जन मन भय, हरति मतलब हर ली, जन मतलब लोगों के, मन भय मन से भय, भव तम अंधकार, भ्रम तो लोगों के मन से भय अंधकार भ्रम को हर ली। जग जननी, और जग जननी का लाई, जीवन विकासनी, जीवन विकास करने वाली है। कहने का मतलब इसका अर्थ सफल है आज उसका मतलब भारत माता, तो भारत माता आगे चला है, तो आज भारत माता का तप संयम, तप और संघर्ष सफल है, अर्थात आज भारत माता की तपस्या और संयम संघर्ष सफल है। पिला अहिंसा, अहिंसा का दूध यानी स्तन्य, अहिंसा का स्तन्य से अर्थात अहिंसा का दूध पिलाकर लोगों के मन से भय अंधकार भ्रम को हर ली, और जग जननी कहलाई, जीवन विकास करने वाली आज है। यह इसका अर्थ हुआ। यहाँ क्या बोला कि आज भारत माता का जो तपस्या है, संघर्ष है, सफल हो गया। कहने का मतलब है कि भारत माता इस तरह से तपस्या का अर्थ होता है कष्ट, संघर्ष, तो इस तरह से
तप में, कष्ट में जीवन यापन कर रहा, दुख दर्द में जीवन यापन भारत माता कर रही थी। लेकिन फिर क्या है कि धीरे धीरे सफल होने लगा, यानी तपस्या यानी सफल होने लगा, मतलब धीरे धीरे अच्छाई की ओर होने लगा। इस तरह से फिर क्या, क्योंकि अहिंसा का दूध पिलाया, लोगों में सच्चाई, अच्छाई और यानी लड़ाई झगड़ा ना ही करने की भावना को उत्पन्न किया, और लोगों के जो मन था उस मन से भय को दूर किया, अंधकार को दूर किया और भ्रम को दूर किया। उसके बाद यानी यह एक अच्छा देश बन गया और जग जननी कहलाई, जीवन विकासनी कहलाई। कहने का मतलब यह है कि भारत माता अर्थात तपस्या कर रही थी, मतलब संघर्ष कष्ट में जीवन यापन कर रही थी। कहने का मतलब भारत के लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई, मतलब भारत की जकड़ी हुई थी हमारी भारत माता, अर्थात कहने का मतलब हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। हमारा भारत देश गुलाम था, हम लोग गुलाम थे, लेकिन गुलाम थे जिसके चलते हम कष्टमय जीवन यापन कर रहे थे, कष्ट से यानी भरा हुआ था हमारा जीवन, संघर्ष में हमारी स्थिति लड़खड़ा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसका विरोध किए तो हमें सफलता धीरे धीरे मिलने लगी, हम धीरे धीरे अच्छे महसूस करने लगे, क्योंकि यहाँ के लोगों में लोग अच्छाई की भावना उत्पन्न किया, अहिंसा की भावना उत्पन्न किया और इन सारे हिंसा को अपनाया, पी लिया और पीने के बाद लोगों में प्रसारित किया, लोगों के मन से भय कि मतलब मेरा देश है, हमारा घर द्वार है तो हम ही रहेंगे, इस तरह से लोगों में आया। और यानी और क्या अंधकार जो था, मतलब जो यानी अंधकार कहने का मतलब है कि हम दब कर जी रहे थे, उन सारे अंधकार और भ्रम जो है दूर हुआ। उसके बाद क्या है, हमारा देश धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, स्वतंत्र हो गए और पूरे जग में फिर जग जननी कहलाई हमारी भारत माता कहलाने लगी। इस तरह से जीवन का विकास होने लगी, ऐसा यानी हो गया। इस तरह से हमारा देश फिर स्वतंत्रता की ओर अग्रसित हुआ, स्वतंत्र हो गए। इस तरह से इस चैप्टर में आपने देखा कि भारत पर किस तरह से अंग्रेज अत्याचार करता था, उसके अत्याचार से यहाँ के लोगों की स्थिति कैसी हो गई थी, बदतर से बदतर हो गई थी यहाँ के लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सारी चीज यानी खराब हो गई थी। यहाँ के लोगों का खान पान अच्छे नहीं मिल, कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, जिससे हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे थे। चलिए इस तरह से इस चैप्टर में हम देखें कि गुलामी के समय में लिखी गई है, तो गुलामी के समय में उन्होंने उजागर किया अच्छाई भावना, जिससे हम आज ठीक है, स्वतंत्र हैं, और ऐसी स्थिति आज हमें देखने के लिए मिलता है, तो उसका विरोध करें, यानी उसका संघर्ष करें। आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को दबाया जाता है, तो दबे नहीं बल्कि अपना अधिकार को बरकरार रखें। आज यहीं तक। यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें।